विद्यार्थियों, इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का एक बचा हुआ टॉपिक है जीव द्रव्य के उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ में हमने एल्केलॉइड, पिछले वीडियो में हमने एल्केलॉइड, जो प्रमुख एल्केलॉइड है उसके बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए जो उत्सर्जी पदार्थ हैं जीव द्रव्य के, उनकी चर्चा करेंगे। तो उसमें जो सेकंड नंबर पर है वो है गोंद। तो हमें जैसे बबूल की गोंद देखते हैं या खेजड़ी के तने में गोंद देखते हैं, तो ये आखिर ये गोंद है क्या, जिसको हम गम भी कहते हैं। ये जो गोंद होती है इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये हम जानते हैं कि जीव में कोशिकाएं नष्ट होती रहती है और उनकी जगह नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो जो कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं में हम देखते हैं कि पादप कोशिकाओं में गोंद बनता है, और पादप कोशिका के बाहर की तरफ क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ कोशिका भित्ति होती है, और ये कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। तो जब ये पादप कोशिका नष्ट होती है तो ये सेल्यूलोज भी नष्ट होता है। तो ये जो कोशिका भित्ति जब नष्ट होती है तो उसके सेल्यूलोज से ये गोंद निर्मित होता है। तो इसका निर्माण कोशिका भित्ति जो सेल वॉल है के नष्ट होने से सेल्यूलोज से बनता है। तो जो कोशिका भित्ति है वो नष्ट हो गई और उसमें जो सेल्यूलोज था उस सेल्यूलोज के विघटन से गोंद का निर्माण हो जाता है। ये जो गोंद होता है ये जल के अंदर घुल सकता है, ये जल में घुलनशील होता है। कार्बनिक प्रकृति का ये पदार्थ होता है, उससे पदार्थ, और ये जल में घुलनशील होता है। होता क्या है कि जब भी पादप कोशिका नष्ट होती है तो ये उस पादप की कोशिका से चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, और ये वायु के जैसे संपर्क में आता है। तो उस वायु के संपर्क में आने से ये कठोर हो जाता है, और कठोर होकर जैसे क्रिस्टल, इसके बने हुए क्रिस्टल के समान ये रचना बना लेता है। तो गोंद क्या है कि जब पादप कोशिका, पुरानी कोशिका नष्ट होती है तो उसके जो कोशिका भित्ति नष्ट होती है और उसमें जो सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज के नष्ट होने से उसके विघटन से एक चिपचिपा पदार्थ बनता है। उस चिपचिपे पदार्थ के, जब वो चिपचिपा पदार्थ बाहर वायु के संपर्क में आता है तो कठोर हो जाता है और क्रिस्टल की तरह हमें दिखाई देता है। तो उसे हम कहते हैं गोंद। अब ये गोंद है जैसे किकर के अंदर, बबूल जो है उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, खेजड़ी के तने में भी ये जो काष्ठीय पौधे हैं उसके तने से ये निकलता रहता है और वहाँ से चिपका हुआ रहता है। जो मुख्य गोंद होता है वो जैसे बबूल का पौधा है उससे बहुत सारा या अच्छी किस्म का जो गोंद देखने को मिलता है। तो इसमें एक पौधा है केसिया सेनेगल। केसिया सेनेगल ये बबूल का पौधा है। इस केसिया सेनेगल से गोंद प्राप्त होता है, जो बहुत ही अच्छी किस्म का गोंद है, जिसको हम कहते हैं गम अरेबिका। तो जो गम अरेबिका है ये सर्वश्रेष्ठ गोंद माना जाता है, और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसको खाने के रूप में भी या दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो केसिया सेनेगल जो पौधा है, बबूल प्रजाति का पौधा, उसमें जो गोंद प्राप्त होती है उसको गम अरेबिका कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गोंद माना जाता है। इसी तरह से हमारा जो गंवार होता है जिसको अपन साइमोप्सिस, इसका जो बोटनिकल नाम है साइमोप्सी टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। इसकी जो पत्तियां होती है, जो लीफ होती है, उस लीफ से भी ये गोंद प्राप्त होता है। तो ग्वार गम से भी गोंद प्राप्त किया जा सकता है या उससे गोंद मिलेगा। तीसरा जो औषधि पदार्थ पढ़ेंगे अपन वो तेल पढ़ेंगे, वाष्पशील तेल। नाम से तेल होते हैं और वो भी वाष्पशील होते हैं, यानी वाष्प के रूप में उड़ते रहते हैं। तो कुछ हमें पौधे देखते हैं, जैसे नींबू, अपन नींबू तोड़ते हैं और उसकी त्वचा को रगड़ के देखते हैं तो वहाँ से काफ़ी दूर से ही उसकी स्मेल आने लगती है। तो वहाँ उसमें एक वाष्पशील तेल होता है। इसके अलावा चंदन होता है, चंदन की खुशबू, या चमेली के जो पुष्प अपन देखते हैं, या मोगरा के जो पुष्प हैं। इसके अलावा लौंग है,
लौंग कितने दूर से खुशबू दे देता है। एक लेवेंडर एक पादप आता है। तो इन पौधों में क्या होता है कि इनमें वाष्पशील तेल भरा रहता है। तो ये जो वाष्पशील तेल है ये जैसे हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में, तो ये वाष्प बनकर उड़ने लगता है। अब ये उड़ेगा तो चारों ओर फैल जाता है और चारों ओर फैलने से इसकी चारों ओर खुशबू, एक अच्छी खुशबू फैल जाती है। अब ये जो वाष्पशील तेल है ये इन पौधों में क्यों पाया जाता है? तो इसका कारण यही है कि ये कीटों को आकर्षित करने के लिए ऐसा होता है। इससे क्या होगा कि कीट आकर्षित होंगे, कीट आकर्षित होंगे, इसकी खुशबू से कीट आकर्षित होगी तो जो परागण की क्रिया है, परागण की क्रिया में ये सहायक होगा। तो जो ये वाष्पशील तेल है ये चारों ओर फैल जाता है। खुशबूदार तेल जो वाष्प के रूप में हवा के संपर्क में आता है, वाष्प के रूप में उड़ने लगता है, कीटों को आकर्षित करता है, परागण की क्रिया में सहायता मिलती है। ये नींबू में चंदन, मोगरा, चमेली, लौंग और बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्पों में वाष्पशील तेल पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रेजिन। बहुत ही महत्वपूर्ण ऊषधीय पदार्थ है रेजिन, जो कि बहुत ही काम का भी होता है। ये जो रेजिन्स होते हैं आखिर ये होते क्या है? तो ये जो रेजिन्स है ये एक तरह से वाष्पशील तेल ही होते हैं। जो वाष्पशील तेल होते हैं, जो वाष्पशील तेल, उस तेलों का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो वाष्पशील तेलों के ऑक्सीकरण से, जब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो बहुत ही तीव्र गंध वाले औषधीय पदार्थ निर्मित होते हैं। तो ऑक्सीकरण से ये निर्मित होती है। पहले महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रेजिन्स का निर्माण वाष्पशील तेलों के ऑक्सीडेशन से या ऑक्सीकरण से होता है। तो हम देख रहे हैं कि वाष्पशील तेल क्या होते हैं, वैसे सुगंधित होते हैं, ये सुगंधित तेल होते हैं। तो उन सुगंधित तेलों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो बहुरी तीव्र गंध वाले यौगिक का निर्माण या अलग ही गंध वाले यौगिक का निर्माण, तेज गंध वाले यौगिक का निर्माण किया जाएगा। जब इनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये इस तरह के पदार्थ में बदल जाते हैं कि जो जल में अघुलनशील होते हैं। तो गोंद तो घुलनशील था, लेकिन ये जो रेजिन्स होते हैं ये जल में अघुलनशील होते हैं। इनका जो निर्माण है, जैसे रेजिन है तो इनका निर्माण है विशेष प्रकार की गुहाओं में होता है और उन गुहाओं में नलिकाएं बनी होती है। तो इनका जो स्राव है या इनका जो निर्माण है वो रेजिन नलिकाओं में होता है। जो गुहाएं होती है उन गुहाओं के अंदर वाष्पशील तेल भरा रहता है और उसके ऑक्सीकरण से रेजिन्स का निर्माण हो जाता है। तो रेजिन का स्राव या निर्माण रेजिन नलिकाओं में होता है और उनमें जो वाष्पशील तेल होता है उसका ऑक्सीकरण होता रहता है, इनका निर्माण होता रहता है। अभी ये बनते कैसे हैं कि कभी तेज़ हवा चलती है उसके हलने से, या कोई आगजनी होती है या अन्य कोई कारण होता है, उसी कारण से पादप की छाल पर चोट लग जाती है। अब वो चोट लगने से क्या होता है, किसी पादप की छाल है उसके चोट लग गई तो उसमें जो वाष्प तेल है वो हवा के संपर्क में आ जाता है और उस हवा के संपर्क में आने से उस वाष्प तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो जो वाष्पशील तेल है, वाष्पशील तेल का जब ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है तो ये वाष्पशील जो तेल है एक चिपचिपे अर्ध तरल में बदल जाता है। ये अर्ध तरल में बदल गया। अब ये अर्ध तरल क्या होता है कि हवा के संपर्क में आकर और थोड़ा ठोस हो जाता है और बनता है रेजिन। तो ये रेजिन का निर्माण कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन से अर्ध तरल का निर्माण होता है जिसको रेजिन कहा जाता है। ये जो प्राकृतिक रेजिन्स के अपन देखें तो ये ज्वलनशील प्रकृति के भी होते हैं। तो जो प्राकृतिक रेजिन होते हैं वो ज्वलनशील, इनमें आग लग जाती है तो ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। तो जंगलों में आग लगने का ये भी कारण है कि जब वाष्पशील तेल वाले अगर किसी जंगल में पौधे हैं तो वहाँ पर आग लगने का खतरा भी ज़्यादा होता है। तो ये ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं रेजिन्स जो होते हैं। रेजिन्स जो है, ये जो रेजिन है ये मुख्यतः देखें हम तो जो पाइनस
अनावर्तबीजी जैसे पौधे हैं, पाइनस जैसे जो कॉर्निफर्स होते हैं, कॉर्निफर्स प्लांट्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो रेजिन्स है ये पाइनस और पाइनस जैसे जितने भी पादप है उन अनावर्तबी पौधों में बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। इनका बहुत इम्पोर्टेंट यूज होता है। इनका जो रेजिन को अपन देखें तो रेजिन जैसे हम गोंद के रूप में या जो वार्निश करते हैं लकड़ी के रोगन में या सुगंध के रूप में और अगरबत्तियां बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होते हैं, या अपने जैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, या दवाइयों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरह रेजिन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, दवाइयों जैसे हींग फटेंगेपन, अगरबत्तियाँ या सुगंधित तेल, या जो लकड़ी के रोगन वार्निश जो होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके प्रमुख अपन एग्जाम्पल पढ़ें तो जैसे हींग है, बहुत महत्वपूर्ण एक रेजिन है। हींग जो अपन भोजन को स्वादिष्ट बनाने में काम लेते हैं। एक पौधा होता है फेरुला, फेरुला एसा फोइडिटा, फोइटिडा की जो मूल होती है जड़, उस जड़ से ये प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। हींग जो है वो फेरुला एसा फोइडिटा की जो जड़ होती है, जो इस पौधे की जड़ें होती हैं, उस जड़े से ये स्राव निकलता है और मिट्टी में जो हवा होती है उस हवा के संपर्क में आकर ये ठोस हो जाता है और बहुत ही तीव्र गंध वाला, ये जो हींग है वो बहुत ही तीव्र गंध वाला एक रेजिन है जिसको हम भोजन में काम लेते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में। और जो पेट में जो गैस बनती है, मुख्यतः जो पेट में गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उस गैस को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हींग की जो स्वाद है या जो गंध है वो बहुत तीव्र होती है। उस तीव्र का कारण ये है कि इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, तो सल्फरियस इसकी गंध होती है। सल्फर के कारण इसकी बहुत तेज तीव्र गंध होती है, लेकिन इसकी गंध, ये इतना उपयोगी रेजिन है कि इसको हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इसकी गंध का इस्तेमाल करते हैं और पेट में जो गैस बनती है उसको कम करने में औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी गंध बहुत अरुचिकर होती है, इस कारण इसको कई बार शैतानों का भोजन भी कह देते हैं। एक इसका एक अन्य उदाहरण है रेजिन का, जिसको हम कहते हैं कन्नाडा बालसम। कन्नाडा बालसम एक प्लांट है, एबीज बालसेमिया, एबीज बालसेमिया, उससे ये प्राप्त होता है कन्नाडा बालसम। इसके अलावा बहुत सारे और भी बालसम होते हैं, जैसे बालसम ऑफ पेरू और टेलू का है, बालसम ऑफ पेरू एंड टोलू, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक रेजिन है। बालसम ऑफ पेरू का, बालसम ऑफ पेरू एंड टोलू ये भी प्रसिद्ध है। और एक रेजिन का उदाहरण और है अंबर, अंबर ये भी एक रेजिन होता है, अंबर। अब ये जो अंबर क्या है, ये जो रेजिन होता है, ये हम जानते हैं कि रेजिन है वो वाष्प तेल के ऑक्सीकरण से बनते हैं। तो ये रेजिन जब बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, अंबर क्या होते हैं कि रेजिन जब बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है तो ये पत्थर की तरह भूमि के अंदर दब जाते हैं, पत्थर की तरह भूमि के अंदर दबे हुए रहते हैं और फिर हज़ारों साल तक दबे हुए रहते हैं। जब इनको खोद कर निकाला जाता है तो जीवाश्म के रूप में निकलते हैं और तब इन्हें हम कह देंगे अंबर कह देते हैं। तो इनको कई बार इनको आभूषणों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अंबर होते हैं वो रेजिनी होते हैं। जब ये
बहुत सालों तक भूमि में दबे हुए रहते हैं तो कठोर पत्थर की तरह बन जाते हैं और जीवाश्म के रूप में निकाले जाते हैं, तब इनको अंबर कह देते हैं। अर्थात अंबर एक रेजिन का ही उदाहरण है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। रेजिन को हम हिंदी में राल भी कहते हैं। जो रेजिन है उस रेजिन को हिंदी में हम राल भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेनिन। टेनिन्स क्या होते हैं आखिर? तो टेनिन कड़वे पदार्थ होते हैं। टेनिन्स ये टेनिन काफ़ी कड़वे और जहरीले पदार्थ होते हैं जो कि कुछ फिनोलिक यौगिकों के बने होते हैं। तो जो ये टेनिन्स होते हैं ये पॉलीफिनोलिक यौगिक होते हैं। फिनोल हम जानते हैं कि OH समूह होता है और एक इसमें बेंजीन रिंग होती है, तो ये फिनोल होता है। इस तरह के बहुत सारे ये फिनोल्स मिलकर एक पॉलीफिनोलिक यौगिक का निर्माण करते हैं जो कि टेनिन्स कहलाते हैं। हालांकि ये जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं और इनका जो उपयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये टेनिन्स पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग रंग बनाने में भी होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इनका चमड़े को सख्त बनाने में। जो लेदर बनाया जाता है तो चमड़े को सख्त बनाने में, इसके अलावा शाही बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ दवाओं में ड्रग्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो टेनिस होते हैं ये रंग बनाने वाले, चमड़े को सख्त बनाने में, शाही बनाने में और कुछ दवाओं में इनका उपयोग किया जाता है। ये पॉलीफिनोलिक यौगिक होते हैं। इस तरह के बहुत सारे फिनोल्स मिलकर यौगिक बनाते हैं तो टेनिस बनते हैं। अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। ये इनके स्वाद की बात करें तो ये स्वाद में बहुत ही कड़वे और जहरीले भी हो सकते हैं, जिनको कहते हैं कड़वे व कसाय होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो चाय की पत्ती अगर ज़्यादा हम डालते तो वो कड़वी लगती है। एक ऐसे कैटेगरी से खत्ता प्राप्त होता है। उस कत्ता की जो कत्ता अंतःकाश से प्राप्त होता है तो उस कत्ते के अंदर अर्जुन होता है। अर्जुन की छाल कड़वी लगती है तो अर्जुन की छाल में जो महत्वपूर्ण छाल है BP को कम करती है। और कच्चे आंवले के फल जो हम आंवला खाते हैं तो उसमें कड़वे लगता है, तो आंवले के फलों में भी टेनिन्स पाए जाते हैं। तो चाय की पत्ती में, कत्ता में, अर्जुन की छाल में, आंवले के फलों में टेनिन्स पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंदर काम में आते हैं जिनको कहते हैं टेनिन। टेनिंग या इसको हिंदी में कहते हैं चर्म शोधन। तो चर्म का मतलब है चमड़ी। तो जो जानवरों की जो खाल होती है, जो खाल वो अपना ऐसे डाले तो वो सड़ सकती है, तो उससे क्या होता है कि उसको टेनिन्स जैसे पदार्थों से उनको धोया जाता है, उसको डुबाया जाता है तो वो सख्त हो जाती है, उसे हम टेनिंग कहते हैं। तो टेनिंग क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें जानवरों की सड़ने वाली खाल जो सड़ सकती है, खाल को सख्त या टिकाऊ बनाने के लिए चमड़े में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। तो ये जो क्या होते हैं कि ये जो टेनिन्स होते हैं, इस टेनिन की विक्रिया जब टेनिन इस खाल पर डाले जाते हैं तो ये चमड़े के अंदर बदल जाती है। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये पदार्थ टेनिन होते हैं और टेनिन्स के द्वारा ये जो चर्म शोधन की प्रक्रिया है ये टेनिन कहलाती है। अब इसमें जो टेनिन की प्रक्रिया हमने कहा कि टेनिन के अंदर पॉलीफिनोलिक होता है, ये पॉलीफिनोलिक होते हैं
और इसमें भी मुख्य रूप से एक अम्ल होता है, हमने कहा इसकी एसिडिक प्रकृति होती है, तो इसमें एक टैनिक एसिड जो होता है ये मुख्य रूप से इसके अंदर पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है। अब क्या होता है कि इस खाल को जब इसे टैनिक एसिड के साथ, टेनिन के अंदर मुख्य रूप से टेनिन के अंदर टैनिक एसिड है, तो जब इस खाल को इस टैनिक एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है, सख्त और टिकाऊ बन जाती है। इसका कारण ये है कि जो इसके अंदर प्रोटीन होती है वो प्रोटीन होती है या तो अवक्षेपित हो जाती है या उसकी संरचना है वो बदल जाती है, संरचना बदल जाती है। तो कोई भी प्रकार का जीवाणु या सूक्ष्म जीव इस पर अटैक नहीं कर पाता है और ये प्रोटीन को सड़ा नहीं पाएगा या अपघटित नहीं कर पाएगा। तो टैनिन एसिड इस प्रोटीन को अवक्षेपित कर देता है या उसकी संरचना को बदल देता है, जिससे जो चमड़ी है वो सख्त हो जाती है और टिकाऊ हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को टैनिंग कहा जाता है और इसी से हम कहते हैं कि लेदर बनता है और उस लेदर की पर्स वगैरह है, बेल्ट वगैरह है या जूते वगैरह है, वो बहुत टिकाऊ सामग्रियाँ इससे बनाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये तो थी टैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लेटेक्स, नंबर 6। नंबर 5 था लेटेक्स, इसको अपन कहते हैं लेटेक्स या हिंदी में भी इसको लेटेक्स या क्षीर कह देते हैं। लेटेक्स से हम जानते हैं कि जैसे आँख देखते हैं अपन, कैलोट्रोपिस या बरगद देखते हैं, पीपल देखते हैं, तो उनमें पीला सा या भूरा सा सफ़ेद सा द्रव निकलता है। तो ये जो लेटेक्स होता है ये वाइट कलर का या पीला या भूरा रंग का पदार्थ, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ जो मुख्य रूप से आवर्त बीजियों में पाया जाता है। आवर्त बीजियों में पाया जाता है। अनावर्त बीजियों में तो मुख्यतः होता है रेजिन और लेटेक्स पाया जाता है मुख्यतः आवर्त बीजियों में। और जिन वेसल्स में वाहिकाओं में भरा रहता है तो वहाँ पर लेटेक्स जाके भर जाता है, उन वेसल्स को कहते हैं अपन लेटेक्स वेसल्स में भरा होता है। ये लंबी लंबी वेसल्स होती है, उस वेसल्स के अंदर लेटेक्स भरा होता है। ये सफ़ेद पीला भूरा सा तरल पदार्थ होता है। अब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो जो लेटेक्स का निर्माण है ये एक जटिल एक इमल्सन है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा स्टार्च है और बहुत सारे एल्केलॉइड मिल जाते हैं इसके अंदर घुले हुए रहते हैं, या इसके अंदर टेनिन भी घुला हुआ रहता है, जो हमने रेजिन पढ़ा वो भी घुला रहता है, जो हमने गम पढ़ा वो भी घुला रहता है। इन सभी का मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है। ये जो है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एल्केलॉइड हम पढ़े, टेनिन पढ़ा, रेजिन पढ़ा, गोंद पढ़ा, तो इन सब के छोटे छोटे अणु मिलकर एक जटिल इमल्सन का घोल बनाते हैं और उसे हम कहते हैं लेटेक्स, लेटेक्स कहते हैं। आखिर ये लेटेक्स पौधों में क्यों बनता है? तो इसका एक प्रमुख कारण है, जो इस लेटेक्स का पौधे में मुख्य जो कार्य है वो कार्य है शाकाहारी कीटों से बचाव करना। पौधा क्या करता है, शाकाहारी जो कीट होते हैं उस कीटों से खुद का बचाव करता है। तो ये एक जटिल इमल्सन होगा जो कि जहरीला होगा, कड़वा होगा, तो शाकाहारी कीट है पौधे को नहीं खा पाएंगे। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर अपन लेटेक्स का उदाहरण पढ़ें, लेटेक्स के उदाहरण देखें तो जैसे हमारा प्राकृतिक रबड़ है, जो रबड़ बनते हैं, जूते भी बनते हैं, चप्पलें भी बनती है, गद्दे भी बनते हैं, तो प्राकृतिक रबड़ है। एक इसके अंदर बाल्टा भी आता है, वो भी इसी का उदाहरण है।
एक गट्टा पर्चा आता है, गट्टा पर्चा। और जो अफीम के अंदर ओपीएम निकलता है, अफीम में गट्टा पर्चा, बाल्टा, प्राकृतिक रबड़ और ओपीएम, ये सभी लेटेक्स के उदाहरण होते हैं। तो ये लेटेक्स है, ये जहरीले या कड़वे हो सकते हैं, जो कि शाकाहारी कीटों से स्वयं के बचाव करने का काम करता है। मुख्य कार्य लेटेक्स का हो गया कि शाकाहारी कीटों से बचाव करना। और ये कहाँ भरा रहता है? लेटेक्स वाहिनियों में ये भरा हुआ रहता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेटेक्स के बारे में देख लेते हैं कि किस किस में लेटेक्स पाया जाता है। तो लेटेक्स वाले पौधे जैसे अपन देखें, लेटेक्स वाले मुख्य पादप देखें अपन, तो एक तो हमारे जैसे बरगद है, जिसको अपन बोलते हैं फाइकस बेंगेलेंसिस। इसके अलावा पीपल है हमारा फाइकस रेजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा है। आक है हमारा आकड़ा, जिसको अपन मृदुविद पौधा होता है, जिसको केलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं, केलोट्रोपिस प्रोसेरा। मृदुविद पौधा होता है थोर, यूफोर्बिया प्लांट है, यूफोर्बिया स्पीसीज का प्लांट है। तो यूफोर्बियस, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, फाइकस रिलीजियोसा और बरगद जैसे पौधे में मुख्यतः लेटेक्स पाया जाता है। इनमें सब में दूध के समान, दूध के, अब अगर इनकी पत्ती अपन तोड़ते हैं या इनकी टहनियाँ तोड़ते हैं तो दूध के समान इनमें से लेटेक्स निकलता है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मली इन पर कीट नहीं लगता है, बरगद हो या पीपल हो या थोर हो या आक हो। तो इसका कारण यही है कि ये लेटेक्स इनका शाकाहारी कीटों से बचाव करता है। और इसमें जैसे एक हमारा पपीता, अपने पपीते भी देखते हैं, पपीता, तो पपीता के को भी देखें तो उसके फलों से या उसके तने से लेटेक्स निकलता है। उसके लेटेक्स में एक स्पेशल पेपेन एंजाइम पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपेन एंजाइम पाया जाता है, जो कि ये भोजन को पचाने में या भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो यही तो है कि पपीता खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, या हमारे आमाशय के लिए या पेट के लिए, ये हमारे पेट के लिए अच्छा माना जाता है। उसका कारण यही है कि भोजन को पचाने वाला एक एंजाइम होता है पेपेन, जो कि इसके लेटेक्स में पाया जाता है, जो कि इसलिए ये पपीता खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक जैसे एक आर्जिमोन मैक्सिकाना होती है, जिसको अपन पीली कंटाली बोलते हैं या पीली कंटीली। तो उसके अंदर एक पीला लेटेक्स निकलता है, बहुत ही स्पेशल, पर अपन देखते हैं तो स्पेशल प्रकार का पीला लेटेक्स इसके अंदर पाया जाता है। और भी कई उदाहरण, जैसे केला है, तो केले में भी लेटेक्स पाया जाता है, उसके अंदर भी लेटेक्स निकलता है, तो उसकी पत्तियों में भी कीड़े नहीं लगते हैं। कुछ स्पेशल देख लेते हैं हम नोट। एक पौधा है हीविया ब्रोंजीलियंसिस, हीविया ब्रोंजीलियंसिस एवं फाइकस इलास्टिका, फाइकस इलास्टिका से प्राप्त रबड़ भी एक प्रकार का लेटेक्स ही है, प्रकार का लेटेक्स होता है। ये भी दो पौधे हैं, फाइकस इलास्टिका और हीविया ब्रांसिलियंसिस। ये जो फाइकस इलास्टिका है, इसको भारतीय रबड़ झाड़ी भी कहते हैं, इसको झाड़ी या पेड़ बोल दें या वृक्ष बोल दो। भारतीय रबड़ वाला पेड़ या भारतीय रबड़ वृक्ष भारत में खूब मिलता है। हीविया ब्रांसिलियंसिस, ये जैसे नाम से ब्रांजीलियंसिस, जो ब्राज़ील है, उस ब्राज़ील में जो अमेजन वन है, पृथ्वी के जिनको फेफड़े बोलते हैं अमेजन वनों को,
जो अमेजन 1 है उसमें सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं। और इस सबसे ज़्यादा रबड़ है वो, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रबड़ इन्हीं से मिलता है। सबसे ज़्यादा रबड़ जो मिलता है वो हीविया ब्राज़िलियंसिस पौधों से ही मिलता है। और ये ब्राज़ील के जो अमेजन 1 है उसमें हज़ारों किलोमीटर के अंदर ही फैले हुए हैं। ये फाइकस इलास्टिका जो अपने भारत में पाया जाता है, इसको भारतीय रबड़ वाला वृक्ष कहते हैं, फाइकस इलास्टिका। इलास्टिका से आप याद रखो इंडियन, ई से इंडियन याद रख लो आप। तो फाइकस इलास्टिका है ये इंडियन रबड़ ट्री कहलाता है। हीविया ब्राज़िलियंसिस ब्राज़ील के अमेजन वनों के अंदर पाया जाता है। जो कि इनके जाइलम जो वेसल्स होते हैं वहाँ पर लेटेक्स भरा रहता है और उसको चीरा लगा के उस लेटेक्स को निकाल लिया जाता है। जैसे एक प्लांट है ये, जैसे एक पादप है, उस पादप के एक कट लगाया जाता है जाइलम में, वहाँ पर एक बर्तन लगाया जाता है और उस बर्तन के अंदर ये रिस के लेटेक्स है वो भर जाता है। तो इस तरह से लेटेक्स इकट्ठा कर लिया जाता है। रिस से कई तरह के रबड़ है वो या बहुत सारी चीज़ें इससे वस्तुएं बनाई जाती है। लेटेक्स आधुनिक युग में ये और देखा गया है कि लेटेक्स से पेट्रोलियम पदार्थ, इनका जो लेटेक्स है इससे पेट्रोलियम पदार्थ बनाने की संभावनाएं हैं। जो लेटेक्स निकलता है उस लेटेक्स से पेट्रोलियम पदार्थ बनाया जा सकता है। अतः ऐसे लेटेक्स वाले पादपों को पेट्रोपादप भी कहते हैं। इनको पेट्रोप्लांट भी कहते हैं। जैसे आक है, आक जो हमारा आंकड़ा होता है कैलोट्रोपिस, इसके अलावा जितने यूफोर्बिया है, जैसे थोर वगैरह है, थोर है, इसके अलावा जैसे कनेर पौधा है या जो जोबा होबा है, तो इनसे क्या होता है कि ये जो लेटेक्स इनसे मिलेगा और ये इनसे पेट्रोल बनाने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इनको फ्यूचर के अंदर इनसे हो सकता है कि इनसे पेट्रोल बनाया जाए या जीवाश्म ईंधन, जैसे इन पौधों से लेटेक्स से ईंधन बनाया जा सकता है। तो इनको पेट्रोपादप कहते हैं। आक, यूफोर्बिएसी है या कनेर है इनको। और लास्ट अपन उत्सर्जी पदार्थ पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक का, और ये इसी के साथ ये लेसन भी समाप्त होता है। नंबर 7 खनिज क्रिस्टल। तो जीव द्रव्य में क्या होता है कि बहुत सारे खनिज पदार्थ बनते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, जो कि अलग अलग पौधे में अलग अलग स्थानों पर जाकर जम जाते हैं। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं खनिज, और खनिज कैसे होते हैं कार्बनिक पदार्थ, बाकी के तो ये कार्बनिक पदार्थ है सारे। ये कार्बनिक पदार्थ उत्सर्जी अपशिष्ट के रूप में बनते हैं। कुछ प्लांट में अकार्बनिक पदार्थ उत्सर्जी अपशिष्ट के रूप में बनते हैं, जो या तो कोशिका भित्ति में, जो पादप की कोशिका भित्ति होती है उसमें जाकर जम जाते हैं, या जो रिक्तिका होती है उस रिक्तिका में जम सकते हैं, या जो मज्जा होती है या जो रंभ का क्षेत्र होता है, जैसे भागों में ये जाकर जम जाते हैं, भागों में जम जाते हैं। हम जानते हैं कि जीवद्रव्य में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं। ये खनिज पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ विशेष पदार्थों का रूप धारण करके कोशिका भित्ति, रिक्तिका या मज्जा या रंभ जैसे भागों में जाकर जम जाते हैं। जैसे कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं ऐसे, जैसे सिलिका होती है, सिलिका। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये प्रमुख पदार्थ है। इनके क्रिस्टल जाकर इन जगहों पर जाकर जम जाते हैं। सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट के मुख्यतः क्रिस्टल पौधे में पाए जाते हैं। इनका अगर ये कार्य क्या है, तो इनका प्रमुख कार्य इनकी सुरक्षा करना है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, जो कि एक डिफेंसिव इसके अंदर डिफेंसिव रोल होता है
ये शाकाहारी प्राणियों से खुद की सुरक्षा करते हैं इन क्रिस्टलों के जमाव से। जैसे अपन देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सिलिका का क्रिस्टल है, सिलिका के क्रिस्टल एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। ये जो ग्रेमिनिकुल है, जिसको घास वाला कुल भी कहते हैं, घास वाला कुल जिसमें गेहूँ जौ वगैरह आते हैं, तो जो ग्रेमिनिकुल के जो पादप है, उन पादपों की लीफ जो होती है, उस लीफ के अंदर या कोशिका भित्ति में ये जमे हुए रहते हैं। तो ये एक तो इम्पोर्टेंट ये बात हुई। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जो है के बने क्रिस्टल, इस कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बने होते हैं, और वो क्रिस्टल जो अंगूर का एक गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे के समान पाए जाते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बने और वो अंगूर के गुच्छे के समान हो, जैसे ये अंगूर का एक गुच्छा है, इसके समान ये दिखाई दें, अंगूर के गुच्छे के समान, तो इन्हें सिस्टोलिथ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है कि सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं। तो सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो इनको सिस्टोलिथ कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जब ये जमते हैं तो देखा गया कि ये अंगूर के गुच्छे की तरह जाकर जम जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंगूर का गुच्छा लगा हुआ हो। तो ये से जो क्रिस्टल होते हैं उनको सिस्टोलिथ कहा जाता है। यथार्थ हम कह सकते हैं कि सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं? सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जिन कोशिकाओं में, जिन सेल्स में सिस्टोलिथ पाए जाते हैं उन्हें लिथोसिस्ट बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, लिथोसिस्ट या लिथोसाइट्स बोलते हैं। लिथोसाइट्स ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सिस्टोलिथ पाए जाते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं, इनको लिथोसाइट्स या लिथोसिस्ट भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? ये जो बरगद होता है बड़, इसके अंदर, इसके अलावा जो रबड़ वाले पौधे होते हैं, रबड़ का पादप, उसमें कुकुरबिटेसी जो पौधे होते हैं, ककड़ी कुल जिसको बोलते हैं, कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में। तो ये प्रमुख उदाहरण है, बरगद, रबड़ के पौधे या कुकुरबिटेसी जो कुल के पौधे होते हैं उनके अंदर सिस्टोलिथ पाए जाते हैं, और उन कोशिकाओं को हम लिथोसिस्ट या लिथोसाइट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं? तो सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। तो इस तरह से अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान ये क्रिस्टल है वो कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। और लास्ट अपन देखते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल। कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल है वो सुई के समान होते हैं, और वो डिफेंस मैकेनिज्म के काम आते हैं। ऑक्जेलेट तो से बने क्रिस्टल, सुई जो निडल होती है, सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं। अर्थात सुई होती है इस तरह की, इस तरह के क्रिस्टल होते हैं, सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं, और ये बने होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। इन्हें रेफाइडस कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कहा था? सिस्टोलिथ, तो इनको हम कहेंगे रेफाइडस, रेफाइडस इनको कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें अपन तो जलकुंभी होती है, एक कॉर्निया उसके अंदर, अरबी पौधा, एक पौधा था जमीकंद, और एक पौधा, जलीय पौधा पिस्टिया।
इन सभी के अंदर है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं और वो सुई के समान संरचना वाले होते हैं। अब ये सुई क्या होती है, ये बहुत, अगर कोई इनको शाकाहारी प्राणी इनको खाने का प्रयास करेगा तो ये सुई जैसे क्रिस्टल है उसके चुभेंगे, और चुभेंगे तो वो इनको खाएगा नहीं। तो ये क्या होती है, जैसे ही इनकी सेल को कोई नष्ट करता है तो सेल को कोई हानि होती है, तो ये क्रिस्टल क्या होते हैं, सुई के समान बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और कोई भी इनको शाकाहारी प्राणी अगर खाने का प्रयास करता है तो ये उसके चुभने लगते हैं और उसको ये वो उस पादप को खाएगा नहीं। तो इसका कार्य क्या रहता है कि ये एक सुरक्षा का कार्य करते हैं, अर्थात शाकाहारी प्राणी से सुरक्षा, ये इनका काम हो जाता है, डिफेंस रोल हो जाता है अगेंस्ट हर्बीवोरस। लेकिन इसमें एक है, ये तो सुई के समान है, रेफाइडस बोले। अब जब ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जब ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल ये सुई के समान ही है, लेकिन ये जब गोलाकार संरचना बना ले, गोलाकार संरचना बना लेते हैं, जब कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल गोलाकार संरचना बना लेते हैं तो इन्हें स्फीरेफाइडस बोलते हैं, स्फीरेफाइडस, या इनका एक नाम है और है ड्रूसेस कहते हैं। जब भी मतलब अपन ये कहें कि ये इस तरह से गोलाकार संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं तो इनको देखो स्फीरेफाइडस, रेफाइडस तो है, स्फी का मतलब होता है गोलाकार। तो जब ये गोलाकार संरचना के अंदर स्फेयर मतलब गोलाकार, तो ये गोलाकार संरचना में जब आकृति धारण कर लेते हैं तो इनको स्फेरेफाइडस या ड्रूसेस कहा जाता है। तो ये हमारे प्रमुख उत्सर्जक पदार्थ हैं। इसके साथ हमारा जीवद्रव्य जो टॉपिक तक क्लास 11 का वो समाप्त होता है। नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इसका अगर उदाहरण देखें ना, तो ये पपीता इसका उदाहरण है। एक इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं, पपीते के अंदर ये ड्रूसेस पाया जाता है। तो हमने ये कहा कि जो सिस्टोलित होते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन बनता है कि सिस्टोलित किसके बने होते हैं। सिस्टोलित बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। और जो रेफाइडस होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और एक क्वेश्चन और बनता है सुई के आकार के। सुई के आकार के कौन से हैं, तो वो है रेफाइडस। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि अंगूर के गुच्छे के समान कौन है। अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं सिस्टोलित। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।